बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम देखेंगे कि डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या हैं और आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये हमारे डीएनए जो और आरएनए जो हैं ये किस चीज़ से मिलके बने हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनसे आगे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या बनता है, कैसे बनता है। दो तीन टॉपिक्स आगे और भी हैं जो कि हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, जिसको हम अपनी वर्डिंग में या साइंस की वर्डिंग में हम सेंट्रल डोगमा का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स, इसके अलावा टॉपिक्स जो हैं उसमें आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल को हम देख रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखने से पहले। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक हमारे फोन की तरह ही होता है। जैसे कि हम फोन में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, डाटा स्टोर करके हमने उसे अपने फोन में जो है सेव किया होता है, रखा होता है। वैसे ही जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो कि हमारी जेनेटिक इन्फो को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जेनेटिक इन्फो जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आई होती है, ठीक है, वो हमारे सेल्स में या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे जो है हमारी बॉडी के अंदर सेव स्टोर किया होता है। उसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फो स्टोर्ड है, जिसमें हमारे हेयर कलर, हमारी बॉडी जो है वो किस तरह की बनेगी, हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और किस किस तरह से बनेगी। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारी दो टाइप की होती है। इट इज ए मटेरियल विच इज यूज्ड टू स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल। जो भी हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिज्म का सेल है वो अब आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ये दो टाइप्स हैं, ठीक है। उनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम जेनेटिक मटेरियल का नाम दे रहे होते हैं। अगर हम बात करें दो टाइप्स की, आरएनए या डीएनए की, ठीक है, तो ज्यादातर हम डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल जो है पढ़ रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो है वो हमारा आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क कर रहा होता है, अपना आप शो करवा रहा होता है कि मैं भी एक जेनेटिक मटेरियल हूँ, मेरे पास भी जीन जेनेटिक इन्फो जो है मेरे पास भी पड़ी हुई है, मैंने भी अपने अंदर स्टोर की हुई है। उनकी एग्जांपल्स में ये देखें, आपको शो हो जाएंगी, वायरसेस इन आरएनए, टोबैको मोज़ाइक वायरस, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ये आरएनए की एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर जेनेटिक इन्फो या कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डीएनए तो है ही है जेनेटिक मटेरियल। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और भी डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक जैसे कि ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे भी, मैसेंजर के तौर पे भी जो है वर्क कर रहा होता है, जिसे हम एमआरएनए कह रहे होते हैं। ये अडाप्टर के तौर पे भी वर्क कर रहा होता है, जिसे हम टीआरएनए कह रहे होते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ये कैटलिस्ट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब हम आते हैं जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज की तरफ। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। रेप्लिका मतलब रेप्लिका जेनेटिक मटेरियल वो चीज होती है जो आगे से आगे हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करे। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हम तक आई, हम आगे अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये रेप्लिकेट करता रहे, अपने आप को रेप्लिकेशन की तरफ लेके जाता रहे। मतलब रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन मींस इतनी कैपेबिलिटी हो जेनेटिक मटेरियल के पास कि वो इजीली रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करती। ये सेंट्रल डोगमा की अगर हम बात करें तो जो डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर सकता है, आरएनए जो है वो भी रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है जो कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारी रेप्लिकेट नहीं कर सकती, और वो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल में भी नहीं आती।
हमारा डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल गिना जाता है, लेकिन हमारी प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं मानी जाती। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। अब क्या है जी, वो कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। अब डीएनए में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे। अगर आप नोट करें, आगे आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सेकंड पोजीशन है कार्बन की, ठीक है। डीएनए के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, जिस वजह से आरएनए मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। और वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। और जो डीएनए होता है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जो कि ये देखिए OH मतलब आरएनए के अंदर फ्रीली ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है, इजीली रिएक्ट कर जाता है और अपने आप को आगे जो है वो खराब करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है ये इजीली रिएक्ट नहीं करता और अपने स्ट्रक्चर को और केमिकली अपने आप को बहुत स्टेबल करके रखता है। और इसके अलावा अगला जो डिफरेंस इसमें अगर हम बात करते हैं तो वो डिफरेंस ये आ जाता है कि जी डीएनए, आपको ये तो शुरू से ही पता होगा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए के पास जो है वो थाइमिन होता है और आरएनए के पास यूरेसिल होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो थर्ड, इसके बाद हमारा आता है जी थर्ड पॉइंट, इट शुड फॉलो स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर फॉर एवोल्यूशन। ये कह रहा है कि एवोल्यूशन के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर स्लो म्यूटेशन होना बहुत जरूरी होती है। वो कोई भी चेंजेस हो सकती है, किसी भी किस्म की म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है, ताकि एवोल्यूशन मतलब चेंज हमारे बॉडी में आता रहे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर हम देखें तो ह्यूमंस भी पहले जो थे वो मंकी होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली म्यूटेशन आई और हम ह्यूमंस में चेंजेस आए और हम जो है मतलब मंकी से ह्यूमंस में चेंज होना स्टार्ट हो गए। म्यूटेशन एक्चुअली है क्या? जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कोई ना कोई चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसे हम म्यूटेशन कह रहे होते हैं। किसी भी किस्म का चेंज आ सकता है, उधर कट लग के कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा आके अटैच हो जाना, या कोई न्यूक्लियोटाइड्स खराब होने की वजह से उसको जो है कट करके हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स खुद ऐड करवा देने, ये कुछ भी आर्टिफिशियल म्यूटेशन में इसको हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन कह रहे होते हैं, जो हम खुद कट करवा के तो ऐड करवा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल हो जाए या उसके अलावा नेचुरली म्यूटेशन भी आ जाए तो वो आना जरूरी भी होते हैं। लेकिन एक और चीज है, इससे क्या होता है कि बात तो ये ठीक है कि अगर हमने हमने सुना तो है कि ये जो म्यूटेशंस आती हैं इसका नुकसान भी होता है, ठीक है, ठीक बात है, ये वाकई नुकसान होता है, लेकिन उसके फायदे भी होते हैं। अगर वो स्लोली स्लोली टाइम के साथ हो तब उसके फायदे होते हैं। अब ऐसा होता है कि अगर म्यूटेशन हमारी बॉडी में बहुत फास्टली, स्लो नहीं हो रही, फास्टली होती है, तो क्या होता है जी, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से जब प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा होता है हमारे थ्रू सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस है, तो क्या है, जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो तो प्रोटीन बन रहा है ना। तो जो हमारे पास प्रोटीन का प्रोडक्ट बन रहा होता है वो सही तरह से नहीं बन रहा होता, या तो वो अपना रोल या अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, सही तरह से प्ले नहीं कर सकेगा, ठीक है, या फिर अगर वो करेगा तो वो एबनॉर्मल फंक्शन प्ले करेगा, एबनॉर्मल फंक्शन जो है वो अपना शो करेगा। तो फिर इस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डिफरेंट जो है वो सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और उनको हम कैंसर सेल्स कह रहे होते हैं, कैंसर काज हो जाता है, ठीक है। और फिर हम इसे कह रहे होते हैं कि ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि चेंजेस आए जरूर, लेकिन स्लोली स्लोली आए, फास्टली ना आए। स्लोली आती हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो है वो सही तरह से उसकी फॉर्मेशन करता है और वो उस प्रोटीन को आगे जो है जहाँ पे जाके उसने यूज होना है उसको वहां पे भेज देता है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए का तो हमने पढ़ा हुआ है जी, मैंने जो आपको पीछे बताया कि जी वो स्टेबल होता है, वो किस तरह से होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स। मेंडेलियन करेक्टर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
तो किसी भी करेक्टर को फॉलो करने के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। तो इधर अगर हम सेंट्रल डोग्मा को देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जी डीएनए से डीएनए भी बनता है, जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम, मतलब डीएनए से डीएनए बना उसको रेप्लिकेशन कहा, डीएनए से आरएनए बना उसको हमने ट्रांसलेशन कह दिया, और जो आरएनए से प्रोटीन बना उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आरएनए से डीएनए का बनना वो लेस टाइम टेकिंग होता है, और जो डीएनए से आरएनए बनता है वो मोर टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, मैंने आपको बताया, उसकी इंफॉर्मेशन बताई। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो कि हमने अब आगे पढ़ना है कि ये डीएनए और आरएनए में जो है वो पाया जाता है, किस तरह क्या चीज़ है। इंट्रोडक्शन, न्यूक्लिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से जो है वो निकला है, और इसकी डेफिनेशन है अ न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें काफी ज्यादा पॉलीमर मतलब ज्यादा तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बाउंड हुए होते हैं, बाइंड किए होते हैं थ्रू बॉन्डिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरफ आते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स की तीन तरह की टाइप्स हैं: मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एंड ट्राइन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब ये है जहां पे मोनोफॉस्फेट आया मतलब एक फास्फेट अटैच है न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। इसके साथ एक फास्फेट अगर अटैच है तो हमारा ये मोनोफॉस्फेट हो गया। अगर दो फास्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं तो ये हमारे पास हो गया डाईफॉस्फेट, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर एक दो तीन फास्फेट्स अटैच हो जाएं तो उसको हम ट्राईफॉस्फेट का नाम दे रहे होते हैं। ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स। अब हम आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पीछे हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर ही है जिसके अंदर तीन डिफरेंट सब यूनिट्स है जिनसे ये मिलके बना होता है। वो तीन यूनिट्स कौन कौन से हैं, इसमें एक फास्फेट मॉलिक्यूल आ जाता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर आ जाती है, और एक नाइट्रोजिनस बेस आ जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स: नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर मतलब पेंटोज इसको हम इसलिए कह रहे होते हैं कि ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको पेंटोज शुगर कह रहे होते हैं। एक हो गया इसके साथ फास्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया, एक होती है नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गई। अब जो नाइट्रोजनस बेस है ये कोई भी हो सकती है, ये प्योरिन भी हो सकती है, पायरेमिडीन भी हो सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगा प्योरिन क्या है, पायरेमिडीन क्या है, ठीक है। उसमें आगे दो और तीन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब हमारे पास टोटल जो होती हैं 5 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हो रही होती है, बॉन्डिंग कर रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही होती है। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नाइट्रोजनस बेस, अब आगे नाइट्रोजनस बेस का, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। इसने नाइट्रोजन, इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम इसको नाइट्रोजनस बेस कह रहे होते हैं। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। एक हमारे पास होता है 6 रिंग्ड कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन नजर आएंगे हमेशा। एक हमारे पास होता है 5 रिंग कार्बन स्ट्रक्चर, उसमें भी दो ही नाइट्रोजन नजर आएंगे, लेकिन हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एक पायरमिडीन बेस है, एक प्योरिन बेस है। पायरमिडीन जो है वो सिंगल रिंग्ड होता है जो कि हेक्सागोनल होता है। प्योरिन जो है वो डबल रिंग्ड होता है जिसमें एक हेक्सागोनल होता है और एक पेंटागोनल रिंग होता है। हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन रिंग, और पेंटागोनल मतलब 5 कार्बन रिंग, और ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं जी पायरमिडीन और प्योरिन की तरफ, इसके डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, मैं पूछ भी सकता हूँ। सिंगल रिंग्ड जो पायरमिडीन है वो सिंगल रिंग्ड होता है, प्योरिन जो है वो डबल रिंग्ड होता है। पायरमिडीन में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, ये देखें आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि पायरमिडीन में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्योरिन में एक दो तीन और चार नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्योंकि दो रिंग हैं, ठीक है। पायरमिडीन जो है वो एक ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसका, और जो प्योरिन है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, प्योरिन जो है वो दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक हेक्सागोनल है और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट रिंग इज हेक्सागोनल एंड सेकंड इज पेंटागोनल।
अब 3 कंपाउंड्स आर पायरिमिडीन एंड 2 कंपाउंड्स आर प्योरिन। 3 कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। यूरासिल जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं आरएनए में, ठीक है, ये डीएनए में नहीं आता। साइटोसिन हमेशा अपना बॉन्ड बनाएगा गवानीन के साथ, ठीक है, और थायमिन जो है वो हमेशा एडेनिन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा। और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से कि जो साइटोसिन और गवानीन की आपस में बॉन्डिंग होगी वो 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अपनी बॉन्डिंग करके अपने स्ट्रक्चर्स को आगे जोड़ रहा होता है और मेंटेन कर रहा होता है। और जो थायमिन और एडेनिन है ये 2 बॉन्ड्स बनाते हैं, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, इनके दरमियान 2 बॉन्ड्स बनेंगे और साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ये इनके स्ट्रक्चर्स आगे शो कर दिए हैं मैंने। प्योरिन के 2 ही रिंग्स हैं और 4 4 ही नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पायरामिडीन है इसके एक एक ही रिंग है और 2 2 नाइट्रोजन्स जो हैं वो कार्बन वाली प्लेस पे अटैच हुए हुए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, ये हम अभी नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही पढ़े हैं जिसके अंदर 3 चीजें थी, नाइट्रोजनस बेस थी, पेंटोज शुगर थी और फास्फेट था, ठीक है। अब सेकंड हमारा पॉइंट है पेंटोज शुगर। द पेंटोज जो कि 5 कार्बन शुगर जिसको हम कह रहे होते हैं, आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। डीऑक्सी राइबोज हम इसलिए इसको कह रहे होते हैं क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पे ओ मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, विद नो ऑक्सीजन एटम ऑन कार्बन नंबर 2, हैज कार्बन एटम नंबर्ड विद प्राइम टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द एटम्स इन नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसकी साइड पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, जैसे कि ये आपको शो हो रहा है कि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है। अब जो नाइट्रोजनस बेस अटैच है उसके ऊपर भी कार्बन्स हैं अलग, ठीक है। तो वो ये इस लाइन में ये कह रहा है कि हमने अपने पेंटोज शुगर के कार्बन्स को नंबर दिए हुए हैं, प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, वो इसलिए दिए हुए हैं ताकि वो नाइट्रोजनस बेस के कार्बन्स के साथ मिक्स ना हो सके और वो अलग ही रहे। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, पेंटोज शुगर, पेंटोज ग्रुप, सॉरी फास्फेट ग्रुप, phosphate PO4, this phosphate is actually came from phosphoric acid। ये phosphoric acid H3PO4 से जो है वो निकला है। इट हैज 1 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड द, अब आप लोगों को पता ही है कि ये फास्फेट जो है पी, ठीक है, इसको इसकी वैलेंसी जो है पूरी करने के लिए हमें एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अटैच करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इट हैज 1 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड द अदर ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिवली चार्ज। जो बाकी 3 ऑक्सीजन हमें नजर आएंगे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे और जो एक ऑक्सीजन होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और डबल बॉन्ड के साथ होगा। इसके बाद हम जाते हैं न्यूक्लियोसाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसमें वैसे तो एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और वही आप लोगों को याद भी करना है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जो है वो अटैच नहीं होता और न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट अटैच होता है, सिंपल ये डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस इसमें होती है और राइबोस शुगर होती है, पेंटोज विद फ्यूरानेस रिंग। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है, राइबोस शुगर, अ पेंटोज विद अ फ्यूरानेस रिंग एंड 1 or more phosphate groups are attached in this। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्लाइड है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो है वो हमारा, दोनों ही हमारे हैं तो लॉन्ग चेन है, ठीक है, लेकिन जो डीएनए है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है और उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि उसमें ऑक्सीजन सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट नहीं होता। और जो आरएनए है उसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि फ्रीली ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होता है, जो कि अनस्टेबल होता है और वो इजीली रिएक्ट करवा जाता है, ठीक है, रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसको हम अनस्टेबल कह रहे होते हैं। आरएनए जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंटेन्स राइबोज शुगर, ठीक है। और डीएनए जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इज डबल स्ट्रैंडेड एंड कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये है सेंट्रल डोगमा जो नीचे दिया है मैंने आपको कि जी डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट लास्ट में प्रोटीन ही बनती है, इसको हम कह रहे होते हैं सेंट्रल डोगमा। मतलब जो डीएनए से आरएनए बनेगा वो आएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में,
और जो आरएनए से प्रोटीन बनेगी वो आएगी हमारी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। There are three types of RNA, ribosomal RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA। अब ये जो तीन टाइप्स हैं डीएनए, आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। यही वो डिफरेंट फंक्शंस, ये तीन टाइप्स हैं, यही तीन टाइप्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज लेके जाता है, एज ए मैसेंजर का काम कर रहा होता है। जो ट्रांसफर आरएनए है वो ट्रांसफर करता है, हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता है, एज ए अडॉप्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। और जो राइबोसोमल आरएनए वो कैटलिस्ट होता है, और वो राइबोसोम्स का ही पार्ट होता है, और उधर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है। मैसेंजर आरएनए कैरीज कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि इसके पास जो एमआरएनए है, मतलब जो एमआरएनए होता है उसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू जिसके अकॉर्डिंगली उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। ट्रांसफर आरएनए उसी को ट्रांसफर करता है, आगे लेके जाता है राइबोसोम्स के ऊपर, और राइबोसोमल आरएनए जो कि राइबोसोम्स का ही पार्ट होते हैं वो आगे उस प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें मैंने जो है डिफरेंट शो कर दी हैं लेंथ्स के, मेजर ग्रूव की लेंथ क्या है, माइनर ग्रूव की लेंथ क्या है, इसका दोनों स्ट्रैंड्स का आपस में डिफरेंस क्या है, मतलब कितना इसमें वाया है, 2 नैनोमीटर का वाया है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। दो ग्रूव्स का आपस में कितना डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये इधर से देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आपके ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। डीएनए की बात हो रही है, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। अब इनके जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ये जो हमें नजर आ रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हैं, इनकी आपस में जो बॉन्डिंग हो रही है वो आपको नजर आ रही है। ये ए और टी की जो बॉन्डिंग हो रही है, ये इसने दो बॉन्ड्स बनाए हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, आपस में जुड़ने के लिए। और जो जी और सी है, गवानीन और साइटोसिन, उन्होंने तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में जोड़ने के लिए बनाए हैं, आपको ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये रैंडमली यूज हो रहे होते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखोगे आप लोग कि जी ने हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बनाना है, और ए ने हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए जो है वो जी या सी के साथ बना रहा हो, और जी जो है वो टी या ए के साथ बना रहा हो, इस तरह कभी भी नहीं होता। जी, ये हमारा था लेक्चर आज का। हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, और हमने डीएनए आरएनए की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।